नमस्कार। प्राइम टाइम में मैं कादम्बिनी शर्मा हूँ आपके साथ। आज बात देश में काम करने वाली गैर सरकारी और स्वयंसेवी संस्थाओं की। इसमें कोई दो राय नहीं कि ऐसी हजारों संस्थाएं देश में लगभग हर क्षेत्र में शानदार काम कर रही हैं। इसका असर देश और समाज की प्रगति पर भी दिखता है, चाहे वो महिलाओं और बच्चों के कल्याण से जुड़े मामले हों, दलितों आदिवासियों के अधिकारों का मामला हो, पर्यावरण से जुड़ी चिंता हो या फिर पशुओं के साथ सलूक का। हर क्षेत्र में गैर सरकारी संस्थाओं ने काफी अहम काम किया है। लेकिन इन संस्थाओं की आड़ में ऐसी लाखों एनजीओ भी हैं जो रजिस्ट्रेशन के बाद वो काम नहीं करती जो उन्हें करना चाहिए। उल्टा एनजीओ के नाम पर सरकारी गैर सरकारी चंदे का दुरुपयोग करती हैं। ऐसी संस्थाओं पर इस हफ्ते सुप्रीम कोर्ट का एक आदेश बिजली बनकर टूटा है। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि सरकार उन 30 लाख गैर सरकारी संस्थाओं के लेखे जोखे की जांच करे जिन्हें सरकार से फंड मिलता है। लेकिन ये संस्थाएं लगातार ये बताने में नाकाम रही हैं कि उन्होंने इस पैसे को खर्च कैसे किया। चीफ जस्टिस JS खेहर, जस्टिस NV रमन्ना और जस्टिस DY चंद्रचूड़ की बैठक ने एक जनहित याचिका पर यह आदेश दिया। कोर्ट ने सरकार से कहा है कि ऐसी एनजीओ जिन्होंने सरकार से मिले फंड्स का दुरुपयोग किया, उनसे ये फंड वसूले जाएं और उनके खिलाफ सिविल और क्रिमिनल कार्यवाही की जाए। सुप्रीम कोर्ट में CBI की ओर से पेश रिकॉर्ड के मुताबिक सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट के तहत देश में करीब 30 लाख एनजीओ रजिस्टर्ड हैं, जिनमें से 3 लाख से भी कम एनजीओ ही अपने साल भर के कामकाज का वित्तीय लेखा जोखा ऑडिट के लिए सौंपते हैं। 2005 के वित्तीय नियमों के तहत ऑडिट जरूरी है। CBI के मुताबिक कई राज्यों में तो एनजीओ की पारदर्शिता और वित्तीय जवाबदेही को लेकर कानून बहुत ही लचर है या फिर है ही नहीं। उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा 5,48,000 एनजीओ रजिस्टर्ड हैं, जिनमें से केवल 1,19,000 ही अपने रिटर्न फाइल करती हैं। आंध्र प्रदेश में 2,92,000 एनजीओ, जिनमें से केवल 186 ही रिटर्न फाइल करती हैं। पश्चिम बंगाल में 2,34,000 एनजीओ हैं, जिनमें से केवल 17,089 ही वार्षिक रिटर्न दाखिल करती हैं। तमिलनाडु में 1,55,000 एनजीओ हैं, लेकिन सिर्फ 20,277 ही रिटर्न फाइल करती हैं। दिल्ली और केंद्र शासित प्रदेशों की बात करें तो वहां 82,250 एनजीओ काम कर रही हैं, जिनमें से केवल 50 ने ही अपने रिटर्न फाइल किए हैं। दिल्ली में 76,566 एनजीओ रजिस्टर्ड हैं, लेकिन इनमें से कोई भी एनजीओ अपने रिटर्न सबमिट नहीं करती। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान इस बात पर हैरानी जताई कि ये आपका यानी सरकार का पैसा है और आपके पास इस बात का कोई रिकॉर्ड नहीं है कि एनजीओ इसको कैसे इस्तेमाल करती है। कोर्ट ने यह भी कहा कि सरकार गैर सरकारी संस्थाओं और स्वयंसेवी संस्थाओं की वित्तीय गतिविधियों पर नजर रखने के लिए एक मैकेनिज्म बनाने में नाकाम रही है और अगली सुनवाई तक सरकार इससे जुड़ी गाइडलाइंस तैयार कर ले, जिसमें उनकी मान्यता, उनके खातों के रखरखाव और बैलेंस शीट सौंपने में नाकाम रहने पर वसूली के भी नियम बनाए जाएं। कोर्ट ने 31 मार्च की सुनवाई में सरकार से कंप्लायंस रिपोर्ट भी मांगी है। तो ये साफ है कि लाखों एनजीओ सरकारी और निजी पैसे और विदेशों से मिलने वाले चंदे का दुरुपयोग करती रही हैं, लेकिन इनके खिलाफ सरकार की कार्रवाई काफी लचर रही है। उधर एनजीओ से जुड़ा एक पहलू और है कि कई एनजीओ सरकार के निशाने पर दूसरी वजहों से रही हैं। उन पर आरोप लगते हैं कि वो विदेशी चंदे का दुरुपयोग करती हैं और उस पैसे का इस्तेमाल राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में करती हैं। इस आरोप के तहत कई गैर सरकारी संस्थाओं पर पाबंदी भी लग चुकी है, जैसे ग्रीन पीस इंडिया, लॉयर्स कलेक्टिव और सबरंग ट्रस्ट जैसी संस्थाओं के लाइसेंस सस्पेंड किए गए हैं। पिछले साल जुलाई के महीने में लोकसभा में एक लिखित जवाब में गृह राज्य मंत्री किरण रिजिजू ने बताया कि FCRA यानी फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट के उल्लंघन के आरोप में 14,222 एनजीओ पर बीते 4 साल में विदेशों से चंदा लेने पर रोक लगा दी गई है। इनमें सबसे ज्यादा 10,020 एनजीओ पर पाबंदी साल 2015 में लगाई गई है। 2014 में 59, 2013 में 4 और 2012 में 4,138 गैर सरकारी संस्थाओं पर पाबंदी लगाई गई। किरण रिजिजू ने बताया कि जब किसी संस्था के खिलाफ FCRA के उल्लंघन की रिपोर्ट मिलती है तो जांच के बाद ही कार्रवाई की जाती है। इस दौरान संबंधित एनजीओ को अपना पक्ष रखने का पूरा मौका दिया जाता है। इस सिलसिले में जवाब के लिए एक प्रश्नावली तैयार की गई है। एनजीओ के रिकॉर्ड की जांच की जाती है, कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता है और जरूरत पड़ने पर व्यक्तिगत तौर पर भी पूछताछ के लिए बुलाया जाता है। लेकिन कई स्वयंसेवी संस्थाओं पर पाबंदी के पीछे सरकार पर मनमानी के आरोप भी लगते हैं। ऐसे मामलों में इन संस्थाओं के अलावा सिविल सोसाइटी में भी काफी नाराजगी देखी गई है। पिछले ही साल संयुक्त राष्ट्र के जानकारों ने भी अपना ऐतराज जताया। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त ने पिछले साल एक बयान में कहा
कि नागरिक, राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, अल्पसंख्यक कल्याण और पर्यावरण से जुड़े मसलों पर काम करने वाली कई संस्थाओं की आवाज बंद करने के लिए एफसीआरए के प्रावधानों का इस्तेमाल चिंताजनक है। लेकिन सरकार कहती रही है कि एफसीआरए के प्रावधानों का इस्तेमाल इन गैर सरकारी संस्थाओं को ज्यादा पारदर्शी और जवाबदेह बनाने के लिए किया जाता है, साथ ही ये सुनिश्चित करने के लिए भी कि वो गैर कानूनी तरीके से राजनीतिक और देश विरोधी गतिविधियों में हिस्सा न ले। संयुक्त राष्ट्र के विशेषज्ञों का कहना है कि एफसीआरए के प्रावधान काफी अस्पष्ट हैं और इनके आधार पर किसी को भी देश के राजनीतिक आर्थिक हितों के खिलाफ करार दिया जा सकता है। ये सारी तस्वीरें अब सामने आई हैं और अब सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया है। इस पर खास चर्चा करेंगे हमारे मेहमानों के साथ। सबसे पहले आपको बता दें, हमारे साथ यहाँ खास मेहमान हैं शबनम हाशमी हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं और एनजीओ भी चलाती रही हैं। सुहास चकमा हैं, डायरेक्टर हैं एशियन सेंटर फॉर ह्यूमन राइट्स। इस फील्ड में इनका अच्छा खासा रिसर्च है। सबसे पहले शबनम हाशमी जी, आपसे मैं जानना चाहती हूँ, सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश आया है उसको आप किस तरह से देख रही हैं? देखिए, एक तो ये है अकाउंटेबिलिटी की बात है। अकाउंटेबिलिटी तो होनी चाहिए, उसमें ना पहले कोई सवाल था ना आज कोई सवाल है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, वो उस पर मेरे ख्याल में कोई डिसएग्रीमेंट हो नहीं सकता। लेकिन छोटी छोटी हज़ारों ऑर्गेनाइजेशंस जो बनती हैं, ऐसा होता है उन कहीं 70 के दशक में ज़्यादातर ये बननी शुरू हुई थी, उसमें बहुत सारी डोरमेंट हो जाती हैं जो काम नहीं कर पाती, अच्छे इंटेंशन से करते हैं। तो जो 33 लाख का आंकड़ा आ रहा है, मेरा अपना मानना ये है कि इसमें से 1/3 तो बिल्कुल डोरमेंट ऑर्गेनाइजेशंस होंगी। जो ये काम अब सरकार का है या रजिस्ट्रार ऑफिस का है कि जो ऑर्गेनाइजेशन अगर साल 2 साल 3 साल एक्टिव नहीं है तो उसका रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दिया जाए और वो ख़त्म हो जाए, है ना। ये एक प्रोसेस है जो हो जाना चाहिए। अगर नहीं हुआ तो कहीं ना कहीं ये जो उसके जो ब्यूरोक्रेटिक जो पूरा सेटअप है उससे सवाल करने की ज़रूरत है। दूसरी बात, उसके बावजूद मुझे ये लगता है कि ये आंकड़े बड़ी जल्दी जल्दी जमा किए गए हैं। मुझे ये आंकड़े हजम नहीं हो रहे कि इतनी 33 लाख ऑर्गेनाइजेशन में से आप जो छोटा सा नंबर दे रही हैं कि सिर्फ 2 लाख या 2.5 लाख ऑर्गेनाइजेशन ही अपने रिटर्न फाइल करते हैं। मैं पर्सनली जितनी ऑर्गेनाइजेशंस के साथ काम करती हूँ और जितनों को जानती हूँ, सारी ऑर्गेनाइजेशंस अपने रिटर्न फाइल करते हैं। अपने इनकम टैक्स के जो एफसीआरए लेता है वो तो कंपलसरी है, आपको होम मिनिस्ट्री में हर साल फाइल करना ही है। आप नहीं करेंगे तो वो वैसे ही कैंसिल हो जाएगा। तो कई चीज़ें हैं जो आउट ऑफ प्रोपोर्शन जिनको ब्लो अप किया जा रहा है और एक पूरा माहौल भी बनाया जा रहा है। जिस तरह से पिछले 3 साल में लगातार ये क्रिएट हो रहे हैं, हर रोज एक नया देशद्रोही क्रिएट होता है। कभी वो एक सेक्शन है, कभी दूसरा, कभी तीसरा। अब जो बोलने वाले हैं, जो जमीन पे काम करने वाले हैं, जिनकी आवाजें जो हैं जो इनकन्वीनियंट होती जा रही हैं, तो उनको देशद्रोही भी साबित किया जाना है। आप पिछले 3 सालों की बात कर रही हैं, लेकिन 2012 में 4138 गैर सरकारी संस्थाओं पर पाबंदी लगाई गई है। देखिए, 4000 पे पाबंदी लगाना एक चीज है और 30 लाख पे सवाल करना एक बिल्कुल अलग चीज है कि आपने सबको एक कटघरे में डाल दिया। पहली बात तो ये है कि एनजीओ है क्या। सब बीसीसीआई भी एनजीओ की तरह रजिस्टर्ड है और अनहद भी एनजीओ है और मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड भी एनजीओ है और बड़े बड़े हॉस्पिटल्स और स्कूल्स भी उसी कैटेगरी में आते हैं। तो एक तो ये देखने की बात है कि हम किसको कह रहे हैं, कौन उस कैटेगरी में। अपने आप में जो फ्लॉज हैं लीगल, इस पे तो विचार सरकार को लगातार करने चाहिए। लेकिन ये कि पिछले जिस तरह का अब अटैक है, जिस तरह का, और हम जो लगातार, क्योंकि हम फॉरेन फंड की भी बात लगातार करते हैं, 9000 करोड़ 9000 करोड़, अगर 9000 करोड़ को 33 लाख से आप डिवाइड करें तो एक एनजीओ के सर पे 27000 और शायद 700 रुपए ही आते हैं। जो पॉलिटिकल पार्टीज तो 20000 तक यही नहीं बताती कि पैसा दे कौन रहा है, उनको सबके सारी छूट है। क्योंकि आपको ये इस वक्त प्रूव करना है कि ये जो भी खुराफाती हैं, ये जो एक्टिविस्ट हैं, जो एनजीओ वाले हैं, ये बस खुराफाती हैं। अगर आप आंकड़े देखें होम मिनिस्ट्री के, मेरे आंकड़े नहीं हैं, तो ये पता चलता है कि 36% काम जो है सोशल सर्विस है, 24% एजुकेशन में है, 15% कल्चर, 6.7 इन प्रोफेशनल एसोसिएशंस, 4.6 इन डेवलपमेंट यूनियंस एंड हाउसिंग का, जो 4.3% ऑन रिलीजियस एंड 3% ऑन हेल्थ। अदर्स में सिर्फ 3.7% जो है वो आंकड़े दिखा रहे हैं होम मिनिस्ट्री की रिपोर्ट के, जो लेटेस्ट रिपोर्ट आई है, उसके बाद कोई रिपोर्ट नहीं आई। तो ये कहना कि सारा पैसा जो है वो मिसयूज हो रहा है, ये दिस इज
मतलब ज्यादा है। क्रॉसिंग लिमिट्स, क्योंकि जैसा आपने खुद ही अपने इंट्रोडक्शन में कहा कि एक्टिविस्ट हैं, सोशल वर्कर्स हैं, और बहुत सारी इसमें लार्ज सेक्शन है जो गवर्नमेंट की स्कीम्स को लेके ऐसी जगह जा रहा है जहां सरकार नहीं पहुंचती, जहां सरकार खुद नहीं पहुंचती, वहां पे क्योंकि कुछ सरफिरे हैं जिनको लगता है कि हमें समाज के लिए कुछ करना चाहिए। अगर इस तरह से एक पूरा माहौल बना देंगे, लेकिन आपको ये नहीं लगता कि ये ज़रूरी है कि जो इसमें नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के तौर पर जो प्रॉफिट कमा रहा है, जो एक क्योंकि हर जगह इस तरह का सेक्शन होता है जो इसका फायदा उठाता है। बिल्कुल, मैं तो कह रही हूँ अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। हाँ। और अगर ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो अपने अकाउंट्स का ब्यौरा नहीं दे रही, जो ऑडिट नहीं करा रही, जो उसको फाइल नहीं कर रही, उनके कैंसिल होने चाहिए, उसमें कोई दो राय नहीं है। एंड आई डोंट थिंक anybody would disagree on that। लेकिन ये कि उसको एक जो जैसे एक बार एडॉप्शन के ऊपर चला था, हाँ। तो हर एडॉप्शन एजेंसी बुरी हो गई थी, है ना। तो ऐसा नहीं है कि एक जगह एक कहीं जो है किसी ने अगर गलत किया है या 10 ने किया है तो आप उनको लीगल उस पर एक्शन लीजिए। पूरे के पूरे माहौल में ये एक माहौल खड़ा कर देना कि सारे एक्टिविस्ट जो हैं वो चोर हैं और सारी एनजीओज बेकार हैं, दैट इज नॉट करेक्ट। ठीक है सुहास जी, आपने इस पे लगातार काम किया है और सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश आया है, उन्होंने आपकी भी रिपोर्ट देखी है, इसमें आपको क्या लगता है कि जैसा शबनम जी यहाँ कह रही हैं कि सबको एक तरफ एक ही तरह से बताना शायद गलत है, सबको चोर कह देना गलत है, लेकिन क्या ये तरीका जो है कि सबको ऑडिट फाइल करने के लिए कहा जाना, उसके बाद उसमें से फिर निकाला जाए, ये तरीका सही है, या फिर एक एक करके जैसा शबनम जी बोल रही हैं कि जो एक्चुअली जो ऐसा कर रहे हैं उनके बारे में जानकारी गृह मंत्रालय को होती है तो उनके ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए? मेरे ख्याल से हमें समझना चाहिए कि एनजीओ किस तरीके के हैं। हाँ। दो तरीके के एनजीओ है कि एक है जो प्राइवेट फाउंडेशंस या फॉरेन फंड लेते हैं, तो वो तो डोनर्स को भी रिपोर्ट देना पड़ता है, होम मिनिस्ट्री को भी रिपोर्ट देना पड़ता है। लेकिन हमने जो स्टडी किया था उस स्टडी में मिला कि 2002 से 2009 तक सरकार कम से कम, मतलब बहुत सारे स्टेट्स ने जवाब नहीं दिया था, एटलीस्ट 1000 करोड़ रुपीस वो एनजीओस को दे रहा था सरकार। तो उस फिगर मेरे ख्याल एनजीओस को एनजीओस को मतलब कितने एनजीओस को बताना मुश्किल है, हमें वो फिगर नहीं मिला। हमें जो फिगर मिला है बाय 2012 सरकार कम से कम 4000 से 5000 करोड़ रुपये एनजीओस को दे रहे हैं। लेकिन बहुत सारे एनजीओस है जिसमें सरकार से एक बार पैसे लेने के बाद दोबारा वापस नहीं आया। फॉर एग्जाम्पल हमने जो रिपोर्ट मतलब एक बार उन्होंने पैसे लिए और पैसे लेकर गायब हो गया। और जो ऑडिट का बाद है, कुछ डिपार्टमेंट में ऑलरेडी ऑडिट हो चुका है। जैसे हमारा रिपोर्ट है, उस रिपोर्ट में हमने सीएजी का रिपोर्ट जो हुआ, सीएजी ने रिपोर्ट किया था कि 1981 से लेकर 2009 तक मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट ने जितने भी ग्रांट दिया है फॉर 576 करोड़ रुपीस, उसका कोई यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट ही नहीं हुआ। 3% एनजीओस ने खाली यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट सबमिट किया है। तो उसमें सीएजी ने कहा था रिपोर्ट में, ये जो आप बता रहे हैं यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट, ये सिर्फ एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री हाँ, में एनवायरनमेंट वापस मिनिस्ट्री होता है का या बाकी हर जगह ये हर जगह का यही प्रॉब्लम है। तो मेरा जो कहने का मतलब है, तो उसमें जो सीएजी ने कहा था कि देयर इज अ फ्रॉड इन्वॉल्विंग द एनजीओस एंड द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ऑफिशियल्स। तो हमने जो फील्ड स्टडी किया था, जितने सारे सरकारी एनजीओस सरकार से जो पैसे जाता है, बहुत सारे एनजीओस बहुत सारे एरियाज में दे आइदर गो टू दोस व्हिच आर क्लोज टू द ब्यूरोक्रेट्स। ये तो नेताजी का जो एनजीओ है। तो इसका चलते क्या होता है, कोई ऑडिट ही कभी नहीं होता है। तो इसमें अगर जब तक ऑडिट करना, मेरे ख्याल से इज ओनली वन सोल्यूशन, एक है। एक, लेकिन जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है वो इंस्टीट्यूशनल प्रॉब्लम है। इंस्टीट्यूशनल प्रॉब्लम किस तरह? इंस्टीट्यूशनल प्रॉब्लम जैसे जो कॉल फॉर प्रपोजल आता है, आप किसको सिलेक्ट करेंगे, कैसे सिलेक्ट करेंगे, उसका जो प्रक्रिया है वो पूरा प्रक्रिया ही गलत है। तो जब आप एप्लीकेशन डालते हैं, आप डिप्टी कमिश्नर से आपको सर्टिफिकेट लेना पड़ता है। तो डिप्टी कमिश्नर यूजुअली आप पर्सनल नहीं जानता है या किसी नेताजी ने फ़ोन नहीं किया होगा तो सर्टिफिकेट नहीं देगा। फिर आप स्टेट लेवल पे जाओ, वहाँ पे आप रिकमेंडेशन लो, फिर सेंट्रल लेवल पे आओ, फिर सेंट्रल लेवल पे आने के बाद फिर दोबारा आप जो रिकमेंडेशन लो। तो हमने जो सजेस्ट किया था कि जैसे यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन है, ऐसे एक ग्रांट्स इन एड कमीशन होना चाहिए जिसमें इंडिपेंडेंट और पर्टिकुलर फील्ड का एक्सपर्टाइज जो है उनको बुलाना चाहिए। तो वही देखेगा कि किस टाइम पे कॉल फॉर प्रपोजल बुलाना है, कैसे सिलेक्ट करना है, एंड एंटायर प्रोसीड्यूर जो है वो आपको वेबसाइट में डालना होता है। लेकिन अब जो सरकार, अगर मेरा जो कहने का मतलब है कि अभी तो खाली हम एनजीओस का बात कर रहे हैं, अगर जिस तरीके से फिर आप जो चीज़ बोल रहे हैं कि इंस्टीट्यूशनल एक प्रॉब्लम है, तो यहाँ पे प्रॉब्लम
जितनी एनजीओ की है उससे कहीं ज़्यादा इंस्टीट्यूशनल प्रॉब्लम है ना, क्योंकि अगर आप जड़ से ही अगर आप इस तरह से किसी को सेलेक्ट करते हैं, तो अगर कोई इस मंशा से जाता है कि मुझे पैसे बनाने हैं एनजीओ के जरिए, तो फिर वो तो आसान हो जाता है। इसमें जो एनजीओ काम करना चाहते हैं वो तो पिस जाते हैं फिर। वही तो प्रॉब्लम है। बहुत सारे एनजीओ हमने जिनको इंटरव्यू किया था, स्पेशली इन द नॉर्थ ईस्ट, वेस्ट बंगाल एक्सेट्रा, बिना घूस देके उसका प्रपोजल आगे बढ़ाए नहीं। ठीक है। तो 15 से 30% अगर वो पहले ही घूस दे रहे हैं प्रोजेक्ट लेने के लिए, तो इम्प्लीमेंटेशन के लिए ऑब्वियसली देयर विल बी गैप्स। तो उसमें फिर दोबारा इन्वेस्ट जो ऑडिट कभी नहीं होता है। तो ये एक सीरियस प्रॉब्लम है, क्योंकि आप छोटे मोटे अमाउंट का बात नहीं कर रहे। जो दूसरा पॉइंट मैं बताना चाह रहा था कि इसमें हम खाली एनजीओस को देख रहे हैं। बहुत सारे प्रोग्राम्स आ रहे हैं, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, जितने सारे सरकारी प्रॉब्लम है, मिड डे मील स्कीम हो, कुछ भी हो, आप उस माध्यम से कर रहे हैं। दे ऑल्सो कम अंडर द एनजीओ सेक्टर। तो ये जो इंस्टीट्यूशनल प्रॉब्लम है, जब तक सरकार इसको डिसाइड नहीं करेगा कि आप किस तरीके से जो सरकारी फंड्स जा रहा है उसको आपका तो ये जो अब सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है कि ऑडिट करना है, क्या ये किसी भी लेवल तक इस प्रॉब्लम को सुलझाएगा, इस समस्या को सुलझाएगा? नहीं, ये इसलिए नहीं हो सकता है क्योंकि सरकार के पास क्योंकि मेरे ख्याल से अब कितने एनजीओस को ऑडिट करेंगे उतना ह्यूमन कैपेसिटी भी नहीं। आप 31 मार्च तक आप कर भी नहीं सकते हैं। मार्च तक आप कर ही नहीं सकते हैं। तो ये जो ऑर्डर है, ठीक है कि आप 31 मार्च तक करो, लेकिन किस किस को करोगे, और जिसने अगर ऑलरेडी ऑडिट हुआ है, जिसका इंस्पेक्शन हुआ है, उसका दोबारा क्यों होगा? उसका दोबारा नहीं होना चाहिए। तो इसमें कोई क्लैरिटी नहीं है। तो जो प्रॉब्लम है वो इंस्टीट्यूशनल प्रॉब्लम है, और इसको सरकार को ये प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहिए। क्योंकि लेकिन सरकार को तो अभी सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश हुआ है वो सिर्फ इतना हुआ है कि आप ऑडिट करके बताएं। ये इंस्टीट्यूशनल प्रॉब्लम जो आप बता रहे हैं उसको लेकर तो अभी तक कोई आदेश हुआ नहीं है। वो एक प्रक्रिया बना दी गई है, वही प्रक्रिया चली आ रही है। मेरे ख्याल से अगर खाली ऑडिट मार्च तक करो, उसका चलते प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, इट्स लाइक सेइंग कि आप डिमोनेटाइजेशन कर दिया, पूरा देश में ब्लैक मनी खत्म हो गया, ये सोच के कि ब्लैक डिमोनेटाइजेशन का चलते on that night itself people started buying gold. तो यही मतलब सोल्यूशन है। दैट्स नॉट द सोल्यूशन वी आर लुकिंग फॉर। ये जो है इंस्टीट्यूशनल प्रॉब्लम है, सरकार लाखों में, हजारों करोड़ों में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, तो उसको अकाउंटेबिलिटी इस देश में जो सबसे ज़्यादा कमियां है वो सीएजी का माध्यम से, ये अकाउंट्स डिपार्टमेंट का माध्यम से सरकारी जो पैसा है उसका कभी ऑडिट ही नहीं होता है। ठीक है।